अद्भुत अविश्वसनीय शक्तियां। यहीं पर आपको टाइम वोर्टेक्स का अनुभव हुआ था? हाँ, यहीं शुरू हुआ था। रहस्यमय तरीके से गायब होना। उन्हें बर्फ पर निशान मिले और वो निशान झील के बीच में जाकर खत्म हो गए थे। वो अचानक गायब हो गया। क्या ब्लैक होल्स सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि यहाँ पृथ्वी पर भी होते हैं? अगर हाँ, तो कहीं वो परग्रही जीवों के आने जाने का रास्ता तो नहीं? आखिर में वो स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही नष्ट कर देता है और तब आती है भयानक तबाही। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, मई 2017। स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक्सरे लेजर को एक परमाणु पर चलाया। वो ये देखना चाहते थे कि जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले एक एटम पर एक हाई एनर्जी एक्सरे डाली जाती है तब क्या होता है। क्या उससे एटम के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा से दूर जाकर कुछ ऐसा नया बनाते हैं जिसमें बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हो। मगर ये सिस्टम ने उम्मीद से अलग बर्ताव किया। शुरुआत में योजना के मुताबिक प्रयोग चलता रहा। इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा से पिन बॉल्स की तरह निकल गए, लेकिन फिर 1 सेकंड के 10 लाख करोड़वें भाग में एक ऐसी शक्तिशाली फोर्स निकली जिसने उन इलेक्ट्रॉन्स को शून्य की तरफ खींच लिया और परमाणु में अचानक विस्फोट हो गया। उसने अचानक ही सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाकी के परमाणु से दूर खींचना शुरू कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी ने बिल्कुल भी नहीं की थी। इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्रेस हो गए और इस दौरान बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लिया और देखते ही देखते वो एक ब्लैक होल लगने लगा। एक ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसमें बड़ा जबरदस्त ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और उससे तो प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। मूल रूप से एक बहुत ही छोटी जगह पर बहुत ज्यादा मैस जमा होता है। इसका मतलब यह है कि उसके आसपास एक बड़ी जबरदस्त ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है जिससे रोशनी पार नहीं हो पाती, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। जब कोई ब्लैक होल के उस इक्वेशन से छेड़छाड़ करता है तब एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटती है। उसके बाद उस ब्लैक होल के आसपास एक वोर्टेक्स बनता है, स्पेस टाइम का वोर्टेक्स। यहाँ भी हमें एक ऐसी ही चीज मिली जो एक ब्लैक होल जैसी थी, लेकिन वो ग्रेविटेशनल नहीं थी, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो लेजर बीम्स की शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? पता लगा कि आइंस्टाइन की थियरी में सिर्फ ग्रेविटी की ही बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एनर्जी का कोई भी रूप एक जगह जमा होने पर ब्लैक होल बन सकता है। इस खोज के कई दशक बाद तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि ब्लैक होल सिर्फ बाहरी अंतरिक्ष में ही बनते हैं। सवाल यह है कि फिर उन्हें पृथ्वी की किसी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है? आमतौर पर जब भी किसी ब्लैक होल की बात आती है तो हम यही सोचते हैं कि किसी तारे में विस्फोट हुआ होगा जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन नए प्रयोगों के बाद हमें पता लगा कि ब्लैक होल्स कई और तरीकों से भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या हाई एनर्जी पल्सेस से किसी प्रयोगशाला में भी। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स कहीं भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन वहां के हालात ब्लैक होल जैसे ही हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो जगह भी ब्लैक होल्स ही हैं? अगर ये ब्लैक होल्स पृथ्वी पर भी हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी ही वजह से हजारों साल के दौरान वो अनोखी घटनाएं हुई हों? पृथ्वी पर ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि लोग कुछ समय तक गायब रहे या ऐसी ऐसी जगहों पर इतनी तेजी से पहुंच गए जहां प्लेन या अपनी बोट से पहुंचने में भी उससे ज्यादा समय लगता। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं किसी ब्लैक होल के आसपास ही हो सकती हैं? शायद एक वोर्टेक्स खुलता है, शायद दूसरी दुनिया या डिमेंशंस में जाने वाला एक गलियारा बनता है जो हमारे आसपास ही होता है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इंसानों के टाइम स्पेस पोर्टल्स में जिन अनोखी यात्राओं की बात
हमारे दुनिया भर के प्राचीन लेखों में मिलती है वो इसी बात का सबूत है। ऐसी ही एक मिसाल मिलती है हिब्रू बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसमें जिक्र है कि हजरत मूसा माउंट साइनाई पर गए थे। माउंट साइनाई पर एक बड़ी अनोखी घटना हुई। उस प्राचीन कहानी के मुताबिक जब प्रभु ने हजरत मूसा को आसमान में बुलाया तब एक बादल नीचे आया था और उसमें यह भी लिखा है कि उसी बादल में एक दरवाजा खुला और हजरत मूसा उसके अंदर चले गए। उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया। बाइबल के मुताबिक हजरत मूसा 40 दिन और 40 रातों तक उसके अंदर चलते रहे, ना कुछ खाया, ना पिया, ना ही सोए। पृथ्वी पर 40 दिन गुजर गए थे। तो हजरत मूसा के लिए आसमान में कितने दिन गुजरे होंगे? माउंट साइनाई पर बना वो दरवाजा क्या था? ऐसा लगता है कि वो बादल शायद एक तरह का वाहन था जिसमें एक खुला हुआ वोर्टेक्स था, और ऐसा लगता है कि वो पूरा पहाड़ ही उन फिजिकल नियमों से अलग था जिन्हें हम दरअसल मानते हैं। अगर हम सही समझ रहे हैं तो यही लगता है कि आसमान में जाने वाला वो दरवाजा असल में उस स्पेस की फैब्रिक में आया एक बदलाव था जिसे हम जानते हैं, और शायद टाइम में भी। हमारी आज की समझ के मुताबिक हमें अब फिर से ये समझना पड़ेगा कि बाइबल आखिर हमें क्या बता रही है। अगर हमारी पृथ्वी पर भी ब्लैक होल्स बन रहे हैं तो उनका क्या असर होता है? क्या वो ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें साधने के बाद हम समय और अंतराल में ज्यादा तेजी से आ जा सकते हैं? अगर हां, तो क्या परग्रही सदियों से उसका इस्तेमाल पृथ्वी पर आने जाने के लिए कर रहे हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें पत्थरों में बनने वाले बड़े ही शक्तिशाली वोर्टिसीज के प्राचीन ज्ञान की जांच से मिले। स्पेस 26 मार्च 2016। हिटोमी एक एक्सरे एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सिर्फ 5 हफ्ते पहले लॉन्च किया था और वो बेकाबू होकर घूमने लगा। उसके ऊपर लगा एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम उसके घूमने की रफ्तार को कम नहीं कर पा रहा था, और कुछ घंटे बाद वो सैटेलाइट 10 टुकड़ों में बंट गया और अपनी कक्षा से नीचे आने लगा। उसकी जांच पड़ताल से पता लगा कि उसकी एक बड़ी वजह थी सैटेलाइट का स्टार ट्रैकर सिस्टम, जिसका काम था उसे सही दिशा में रखना। लेकिन जब भी सैटेलाइट एक हाई रेडिएशन वाले फील्ड से गुजरता, उसमें खराबी आ जाती। उस फील्ड को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उसके गर्भ में काफी अंदर बनती है, और वो वहां बनती है पिघले हुए आयन और दूसरे तत्वों से, साथ ही थर्मल करंट्स जो गर्भ में होने वाले रेडियो एक्टिव डिके से बनते हैं। ये बड़ी अनोखी घटना है और हमें सतह पर एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी दिखाई देती है। इसमें किसी तरह की कमी है जो काफी गहरी होती है, और जिस वजह से उस खास जगह पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल होता है। इसे ही कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। उस इलाके से गुजरने वाले एस्ट्रोनॉट्स या सैटेलाइट्स कुछ समय के लिए रेडिएशन के उस जबरदस्त फील्ड का सामना करते हैं। साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के मैग्नेटोस्फीयर के बहुत बड़े हिस्से में बने इस साउथ अटलांटिक एनोमली की वजह से अंतरिक्ष यानों को काफी लंबे समय से परेशानी हो रही है। इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी इस इलाके से गुजरते समय अतिरिक्त शील्डिंग की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से जब अंतरिक्ष यान रेडिएशन के जबरदस्त क्षेत्र से गुजरते हैं तब नासा के लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं। जब भी हम साउथ अटलांटिक एनोमली से होकर गुजरते हैं, बड़ी अनोखी घटनाएं होती हैं। बिजली चमकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम नहीं करते, और उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान पर भी शील्ड लगानी पड़ती है। हालांकि वैज्ञानिक साउथ अटलांटिक एनोमली की फितरत को जानते हैं, फिर भी वो उसके असर को लेकर एक मत नहीं है, और अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी है जो ये मानते हैं कि उससे ऐसे वॉर्टेक्सेस भी बनते हैं जो समय और अंतराल को बदल सकते हैं।
कुदरत ने ऐसे ऐसे मुहाने और दरवाजे बना रखे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी ही खास परिस्थितियों में खुल जाते हैं। अगर हम स्पेस टाइम के इस मैट्रिक को सीधे तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिहाज से बदल दें तो ये मुमकिन है, जैसा कि खराब मौसम में जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, और हो सकता है कि वो अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्लैक होल या रोटेटिंग ब्लैक होल सॉल्यूशंस बना लें। कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इस दावे को सही मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने इस बात को पत्थरों से बनी कई संरचनाओं में दिखाया है पूरी दुनिया में। इंगा ब्राजील, यहां पत्थर की एक बहुत बड़ी संरचना है जिसे हम इंगा स्टोन कहते हैं। ये फॉर्मेशन पत्थर पर बने प्रतीकों से भरे हैं और किसी को नहीं पता कि उन्हें किसने बनाया या उनका क्या मतलब है। कुछ रिसर्चर्स ने उसे समझने का दावा किया और उनका कहना है कि उन्हें जिसने भी बनाया था उसे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की बड़ी उन्नत जानकारी थी। ब्राजील की इंगा नदी में हमें 150 फुट लंबा और 12 फुट ऊंचा एक पत्थर मिला, इंगा स्टोन। उसके ऊपर बहुत कुछ गढ़ा गया है, मगर वो सब बड़ा रहस्यमय है। हम नहीं जानते कि उसे किसने बनाया था और उसका मकसद क्या था। उस पत्थर पर गढ़ी गई सबसे अनोखी चीजें पत्थर की सतह पर बनी हैं। उसके अलावा हमें इंगा स्टोन के आसपास कई पेट्रोग्लिफ्स और जियोग्लिफ्स भी मिले हैं, और उनमें से कुछ का रिश्ता तारामंडलों से है। सदर्न क्रॉस, मिल्की वे, ओरायन कॉन्स्टेलेशन और दूसरे तारामंडलों से भी, क्योंकि वो सब उसी इलाके में थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके चारों तरफ बने स्पाइरल्स का रिश्ता एनर्जी के वोर्टेक्स से है, और इस बात में कोई शक नहीं कि इंगा स्टोन मैग्नेटिक एनोमलीज का भी शिकार हुआ था। हम जानते हैं कि इंगा स्टोन पर खगोलीय आंकड़े हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वहां के लोग उस तरह की खगोलीय चीजें नहीं बनाते थे। वो आमतौर पर सुपरनैचुरल जीवों के चित्र बनाया करते। इससे तो यही लगता है कि उन्हें शायद इसकी जानकारी परग्रही जीवों से ही मिली होगी। हैरानी की बात तो यह है कि इंगा स्टोन भी भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर मिला है जिसमें साउथ अटलांटिक एनोमली है। क्या यह कहा जा सकता है कि पत्थर पर जो अनोखी नक्काशी की गई है वो अंतरिक्ष से आने वाले प्राचीन सैलानियों से प्रेरित है, उनसे जो पृथ्वी पर सदियों पहले आए थे? अगर ऐसा है तो क्या साउथ अटलांटिक एनोमली शायद अपने किस्म का सबसे बड़ा उदाहरण हो, वो भी पृथ्वी पर मौजूद ऐसी असंगतियों में से एक हो? The Bermuda Triangle, the Devil's Sea, Easter Island, the Indus Valley, ये उन 12 त्रिकोणीय क्षेत्रों में से कुछ के नाम हैं जहां कुछ भी बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और जहां बहुत ज्यादा ऊर्जा के अलावा कई और विचित्र घटनाएं होती हैं, और इन सभी को वाइल्ड वोर्टिसेस कहा जाता है। स्कॉटलैंड में पैदा हुए बायोलॉजिस्ट और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट और लेखक आइवन टी सैंडरसन ने उस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली उन अलौकिक घटनाओं के बारे में अपनी राय दी। उनका कहना था कि दुनिया में ऐसी 12 जगहें हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उन्होंने उन जगहों को कहा वाइल्ड वोर्टिसेस, जिसका मतलब यह है कि वो अपने काम में बड़ी ही उग्र हैं। सैंडरसन उन जगहों पर गायब होने की घटनाओं का एक कारण ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पृथ्वी का जियोमेट्रिक पैटर्न शायद इस समस्या का समाधान हो, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो बड़ी ही उग्र हैं और वहां ये अनोखे एनर्जी पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके काम से ये साबित हो चुका है कि पृथ्वी की बहुत सी चीजों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बात चाहे कुदरती हो या फिर यूं कह लें कि अलौकिक हो, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इस बात का कोई सवाल नहीं उठता कि ऐसी जगहों के मामलों में हमारी पृथ्वी बड़ी असाधारण है। अगर हमारे अतीत में परग्रही पृथ्वी पर आते थे तो हो सकता है कि उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद चीजों को काबू में कर लिया हो
और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी कि उन जगहों को बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला बना सकें ताकि वो उनका इस्तेमाल ब्लैक होल्स या वर्म होल्स की तरह कर सकें और अपना मकसद हल कर सकें। क्या यह कहा जा सकता है कि वो वाइल्ड वोर्टिसीज और साथ में साउथ अटलांटिक एनोमली जैसी चीज रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं के बारे में कुछ बता सके? और क्या पृथ्वी पर सचमुच ऐसी जगहें हैं जहां ब्लैक होल्स या पोर्टल्स बन सकते हो? ऐसे इलाके जहां इंसान बिना किसी चेतावनी के ही किसी और समय या अंतराल में पहुंच जाए। अगर आप किसी ब्लैक होल के तल को देखें तो ऐसा लगता है कि वो असल में स्पेस एंड टाइम में बना एक गड्ढा है जो कहीं और जाकर किसी चीज से मिलता है। और जब हम ब्लैक होल में आगे बढ़ते हैं तो वो एक दरवाजे या सुरंग की तरह हमें ब्रह्मांड के किसी एक हिस्से में या किसी और ब्रह्मांड में पहुंचाता है। क्या हमारे अतीत में परग्रही ऐसे ही पोर्टल से पृथ्वी पर आते जाते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि हाँ, और वो मानते हैं कि इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस जगह की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं जहां हाल के दशकों में गायब होने की घटनाएं किसी और जगह से कहीं ज्यादा हुई हैं। द बर्म्यूडा ट्रायंगल, फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा, 5 दिसंबर 1945। नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था, एक ट्रेनिंग मिशन के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर गए। बिना किसी वजह के उन 5 बॉम्बर्स के उपकरणों में खराबी आ गई। उन्होंने एयर कंट्रोल से संपर्क किया और अपनी उस रहस्यमय समस्या के बारे में बताया। 5 प्लेन्स के कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे थे, न ही उनके बहुत दूर नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ही काम कर रहे थे जिनसे वो रास्ता ढूंढ सकते थे। बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन था, उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो कहां पर हैं। और तब उन्होंने भी वही किया जो पहले कई पायलट कर चुके थे, वो कई बार मुड़े और इस वजह से वो सारे पायलट बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए। वो विमान रडार से गायब हो गए और उनकी आखिरी बातचीत में भी सिर्फ एक अजीब सी आवाज ही सुनाई दे रही थी। नेवी ने फौरन 2 सी प्लेन्स को उन लापता बॉम्बर्स की तलाश में भेजा, लेकिन 20 मिनट बाद वो दोनों सी प्लेन्स भी गायब हो गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उनका कोई पुर्जा तक नहीं मिला, न कोई लाइफ जैकेट, न ही लाइफ राफ्ट्स। हालांकि हाल के वर्षों में यह दावा भी किया गया कि ग्रमन एवेंजर्स ने पता लगा लिया था कि फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ था, लेकिन सच तो यही है कि उस वक्त जो भी हुआ वो आज भी एक रहस्य ही है। फ्लाइट 19 का गायब होना भी उन घटनाओं में से एक था जिसमें इस इलाके में कई दूसरे विमान वगैरह गायब हो गए थे, और इस इलाके का नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल असल में फ्लोरिडा के समंदर तट के बहुत करीब है। उसके उत्तरी छोर पर है बर्म्यूडा टापू, वहां से वो आगे दक्षिणी फ्लोरिडा तक गया है और फिर बहामास तक। ये ऐसा इलाका है जहां एक जमाने से बड़ी अनोखी घटनाएं हो रही हैं। ये एक ऐसी बात है जिसकी शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से ही हो गई थी। उन्होंने एक इलाके से गुजरते हुए देखा कि उनके कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया, उस इलाके से जिसे आज हम बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। और कंपास खराब होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने उसी इलाके में बड़ी रहस्यमय रोशनी भी देखी। मशहूर मैरी सेलेस्ट जहाज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल में मिला था, लेकिन उसके क्रू का एक भी शख्स उसके ऊपर नहीं था और कोई उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। इन घटनाओं में सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग कई गवाहों के सामने ही बिल्कुल गायब हो गए थे, वो भी उन हालात में जो नामुमकिन से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग सामने खड़े थे और फिर पलक झपकते ही वो इस दुनिया से ही गायब हो गए। मुझे तो लगता है कि मामला काफी हद तक डिमेंशनल है और वहां जाने पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप लौटकर ही ना आ पाएं। कई दशक तक वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि वहां से इस तरह से लोगों के गायब होने की वजह क्या है, मगर वो ये जानकर बड़े हैरान थे कि वहां उपकरण भी खराब हो जाते हैं और कंपास भी मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय असली नॉर्थ दिखाने लगता है। गरज तूफान से जुड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाएं शायद स्पेस टाइम में ऐसे पोर्टल्स बना सकती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसकी एक मिसाल तो ये है
कि हम आज तक आसमान में कड़कने वाली बिजली को नहीं समझ पाए हैं। उस बिजली में लाखों वोल्ट्स होते हैं, मगर उतने वोल्टेज से बिजली जमीन से कुछ किलोमीटर ऊंचे किसी बादल से जमीन पर नहीं कूद सकती, ना ही एक दूसरे बादल पर कूद सकती है। मगर कुदरत ऐसा कर सकती है। अगर ऐसी कोई चीज बर्म्यूडा ट्रायंगल पर हो तो यहाँ उन ठंडी और गर्म करंट्स के टक्कर के बीच फिजिक्स के लिए चौंकाने वाली घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मौजूद तूफान लाने वाले बादल, कड़कती बिजली और समंदर की उफनती लहरें उस तरह की अनोखी और अलौकिक घटनाओं की वजह हो। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि यह बात सही हो सकती है, और इस मामले में वो पायलट ब्रूस गर्नन की कहानी की तरफ इशारा करते हैं, जो इस बात की सबसे अच्छी मिसाल है कि ऐसी घटना हो सकती है। 4 दिसंबर 1970 को फ्लाइट 19 के गायब होने के करीब करीब 25 साल बाद ब्रूस गर्नन नाम के एक पायलट अपने प्लेन से एंड्रोस आइलैंड से बिमिनी आइलैंड तक की उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही अनोखी बात महसूस की। उनके प्लेन के कंट्रोल्स अचानक ही बेकाबू हो गए, और फिर अंत में उन्हें एहसास हुआ कि जब यह घटना हुई थी तब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल में थे। उसके बाद से रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रोज असल में आखिर हुआ क्या था। मार्च 2018 में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट और लेखक डेविड चिल्ड्रेस खुद वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा के एयरफील्ड पर गए। वहां वो उस शख्स से रूबरू मिलना चाहते थे जिसने बर्म्यूडा ट्रायंगल की ताकत को बहुत करीब से देखा था और आज अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? मैं एक बार फिर से उसी फ्लाइट की नकल करने वाला हूं जो मैंने 1970 में की थी। मैं आपको वो सब इस चार्ट पर दिखा सकता हूं। हम पाम बीच से सीधे पश्चिमी किनारे पर मौजूद एंड्रोस आइलैंड की तरफ जाएंगे। इस बार हम 1000 फुट की ऊंचाई पर उड़ेंगे। वहीं से मेरी 1970 की कहानी शुरू होती है। मैं इकलौता ऐसा जिंदा इंसान हूं जो उसके अंदर जाकर भी सही सलामत निकल आया, जिसे आज हम टाइम टनल वोर्टेक्स कहते हैं। आपने दोबारा कभी उस फ्लाइट की नकल की? नहीं, मैं उसके बाद दोबारा उसी फ्लाइट पाथ पर नहीं गया जिसमें वो घटना हुई थी, मगर आज मैं आपको वहीं ले जाना चाहता हूँ, उसी फ्लाइट पाथ पर। बर्म्यूडा ट्रायंगल में, मगर वो तो एक तरफा रास्ता नहीं है, है ना? नहीं सर, हम वापस आएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नॉर्थ पाम बीच काउंटी एयरपोर्ट, जो वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहां से लेखक और रिसर्चर डेविड चिल्ड्रेस और प्रोफेशनल पायलट ब्रूस गर्नन उसी रास्ते पर जाने वाले हैं जिस रास्ते पर गर्नन ने करीब 50 साल पहले उड़ान भरी थी। वो अटलांटिक ओशन के उस इलाके में गए थे जिसे हम बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं, और जिसके बारे में गर्नन का दावा है कि वहां समय में बड़ा जबरदस्त बदलाव आया था। अच्छा ब्रूस, आप 1970 में एंड्रोस की तरफ उड़ान भर रहे थे। उस वक्त आपके साथ फ्लाइट में कौन-कौन? मेरे डैड और मेरा बिजनेस पार्टनर उस रूटीन फ्लाइट में मेरे साथ थे, मगर मैंने उस जगह से उड़ान भरी थी और ऊंचाई की तरफ जा रहा था। तब मैं अभी की ही तरह करीब 1000 फुट की ऊंचाई पर था और मैं उस किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उस तरफ। वही है? अच्छा, कह नहीं सकता, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ कुछ है भी नहीं। ये बहामा तट का बड़ा दूर दराज का इलाका है। ओह, ये क्या हुआ? आपने कुछ महसूस किया? हाँ, वही यही है। अच्छा, उसे देख सकते हो? मेरे ख्याल से अब हमें, क्या ये प्लेन बेकाबू हो रहा है? घबराने की बात नहीं है, एक रफ स्पॉट था, बस थोड़ा सा टर्बुलेंस था। टर्बुलेंस? ये अच्छा है ना? वाह, मुझे खुशी है कि हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। हाँ, सही कहा। यही वो जगह है जहाँ मेरे साथ वो वाकया हुआ था। ओह, शायद ये एक चेतावनी है। अच्छा, क्या आपको लगा था कि उस रोज आपके साथ कुछ अजीब सा हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मगर हाँ, मेरे सामने अचानक ही एक बड़ा अनोखा सा बादल उमड़ने लगा। वो मसूर के आकार का बादल था, मगर वो वहाँ घुमड़ रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तब वो फैलने लगा था। उसके बाद मैं
बादल के अंदर था। फिर मैं कुछ नहीं देख पाया। विजिबिलिटी करीब करीब 0 थी। बिजली कड़क रही थी, उसकी कौंध नजर आ रही थी, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसकी कौंध और तेज होती जा रही थी। अंधेरा छा गया, दिन में ही रात जैसे हालात थे। मेरे को पायलट मेरे डैड ने कहा, अब हमें वापस एंड्रोज चलना चाहिए। मैं उस बादल को पार करके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उससे मुझे डर लग रहा था। तब शायद अंजाम और बुरा होता। आपको लगा होगा कि अब वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने डैड से कहा, रुक जाइए, अभी नहीं। तब जमीन की तरफ वापस लौटने की बजाय ब्रूस ने फैसला किया कि वो इस बादल को पार करेंगे जिसमें उनका विमान घिर गया है, और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन उस बादल से बाहर निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हालात तो उससे कहीं बदतर थे जो वो सोच रहे थे। उनका विमान चारों तरफ से एक जबरदस्त तूफान से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा कि हम उस अनोखे तूफान में फंस गए हैं। तभी मेरी नजर एक बड़ी सी सुरंग पर पड़ी जो करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी और करीब 16 किलोमीटर लंबी थी। मैंने कहा, हम उसके अंदर से जा सकते हैं। डैड भी तैयार हो गए। मगर जैसे ही हम उस सुरंग के अंदर गए, एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई। हमारे सामने ही कई बादल उमड़ने लगे और वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे थे। मुझे लगा मैं हाइड्रोप्लेनिंग कर रहा हूँ। उस वक्त हम 0 ग्रेविटी में थे और वहां फ्लोट कर रहे थे, किसी तरह से आगे बढ़ रहे थे। जब मैं सुरंग के बाहर निकला और पलट कर देखा तो मेरी आंखों के सामने ही वो सुरंग नष्ट हो गई। रेडार कंट्रोलर एक बार फिर से लाइन पर आया और वो बहुत ही खुश लग रहा था। उसने कहा, मुझे मायामी बीच के ऊपर एक प्लेन दिख रहा है। तब मैंने अपनी घड़ी देखी और बोला, नहीं, वहां तक पहुंचने में मुझे अभी आधा घंटा और लगेगा। मैं अभी वहां से करीब 135 किलोमीटर दूर पूर्व में हूँ। मगर तभी नीचे देखा तो मुझे मायामी बीच नजर आया। मैंने करीब 160 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 मिनट में कर लिया। करीब 160 किलोमीटर सिर्फ 3 मिनट में? मतलब ब्रूस का विमान तब करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा होगा, तभी तो ये दूरी इतने कम समय में तय कर ली। उस वक्त एक छोटा सा विमान उस रफ्तार पर उड़ ही नहीं सकता था। मगर उस प्लेन पर सवार दूसरे लोगों को अपने आसपास कुहासा और धुंध के अलावा किसी और बात की भनक तक नहीं लगी थी। उन्हें कुछ पता नहीं लगा। नहीं, उन्होंने कोई अनोखी घटना नहीं देखी, मगर सबकी घड़ियां 20 मिनट पीछे चली गई थी। और मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो वक्त का खेल है, बड़ा डरावना। और मेरे ख्याल से बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली राज वही है। क्या ये कहा जा सकता है कि ब्रूस जिस सुरंग की बात कर रहे थे वो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोर्टेक्स हो, वो जो एक ब्लैक होल जैसा था और जहां समय और अंतराल दोनों बदल सकते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो दावे से कहते हैं कि ऐसा ही था, और उनका मानना है कि इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें गायब होने की उन प्राचीन घटनाओं से भी मिल सकते हैं जिनमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता ही गायब हो गई थी। ईस्टर आइलैंड, प्रशांत महासागर में बसा ये द्वीप चिली के तट से करीब 3200 किलोमीटर दूर है, और यहां कभी रापा नुई लोग रहते थे। कई 100 साल तक यहां रहने के बाद 18वीं सदी में किसी वक्त वो लोग अचानक ही गायब हो गए। ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ करीब 10,000 लोग रहा करते और तब ये अपने चरम पर था। मगर करीब 100 साल बाद जब यूरोप से और भी लोग यहाँ आए और उनके आने का सिलसिला जारी रहा, तब उनकी आबादी 1,500 तक पहुंच गई। ईस्टर आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ की आबादी अचानक बहुत कम हो गई? मुख्य धारा के इतिहासकार तो बड़े लंबे समय से रापा नुई लोगों के गायब होने की वजह पर बहस कर रहे हैं, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि ईस्टर आइलैंड भी उन 12 जगहों में से एक पर बसा है जिन्हें क्रिप्टोजूओलॉजिस्ट आइवन टी सैंडरसन ने वाइल्ड वोर्टिसेस कहा था। ये पृथ्वी की वो जगहें हैं जहां अक्सर अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाएं होती रहती हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ईस्टर आइलैंड, मेक्सिको, इजिप्ट, इंडस वैली, इनके अलावा एशिया में तिब्बत। दुनिया की ये वो जगहें हैं
जहां लोगों ने मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि दुनिया भर के हमारे पूर्वज किसी बड़ी ही उन्नत परग्रही सभ्यता के संपर्क में थे। रैपा नुई लोगों की परंपराएं भी बड़ी अनोखी थीं। उनकी पूरी सभ्यता इस विचार पर आधारित थी कि उनका जन्म किसी और से नहीं बल्कि बर्डमैन से हुआ है। तो वो क्या कहना चाहते थे? अगर आप रैपा नुई लोगों की इस सोच को देखें तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जिन बर्डमैन की बात कही थी वो असल में परग्रही थे और ईस्टर आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा था उसमें उनकी भी भागीदारी थी? परग्रही जीवों के ग्रुप्स हमेशा से टेराफॉर्मिंग और जेनेटिक मटेरियल जमा करते रहे हैं हमारे ग्रह से करीब 27 करोड़ साल से। तो क्या ईस्टर आइलैंड भी यही था, एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? और इसीलिए उन्हें वहां से हटा दिया गया। क्या यह हो सकता है कि ईस्टर आइलैंड और बम्यूडा ट्रायंगल ऐसी जगहों पर है जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल होती है? तो कहीं वो परग्रही जीवों के पोर्टल तो नहीं थे, एक ऐसा रास्ता जिसके खुलने पर न सिर्फ परग्रही पृथ्वी पर आते थे बल्कि पृथ्वी के लोग भी उनकी दुनिया में चले जाते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस के मुताबिक यही सच है। उनका कहना है कि ऐसी घटना शायद दुनिया के हर देश में होती है। हॉलैंड, मिशिगन, 18 फरवरी 1978। होप कॉलेज के एक छात्र स्टीवन कुबाकी ने अपने दोस्तों से कहा कि वो क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए जा रहे हैं। जब रात होने पर भी स्टीवन नहीं लौटे तो उनके साथियों ने पुलिस से संपर्क किया और बहुत बड़े पैमाने पर उनकी तलाश होने लगी। 2 दिन बाद उन्हें स्टीवन का बैग और उनकी स्कीज मिली जो ग्रेट लेक्स के किनारे पर पड़ी थीं। उन्होंने उस इलाके में उनकी खोज शुरू की तो बर्फ पर उन्हें पैरों के निशान मिले जो झील की तरफ गए थे, मगर वो निशान झील के बीच में जाकर खत्म हो गए। वहां कोई गड्ढा नहीं था, कुछ नहीं था, वो वहीं पर रुक गए, वो गायब हो गए थे। 1 साल से कुछ ज्यादा समय बाद स्टीवन कुबाकी की उस जगह से करीब 1100 किलोमीटर दूर एक खेत में आंख खुली जहां से वो गायब हुए थे और ये वही दिन था जिस दिन वो गायब हुए थे, मगर उन्हें याद नहीं था कि वो कहां थे और इतनी दूर कैसे पहुंचे। वो 14 महीनों तक कहां थे इसके बारे में कुछ पता नहीं। कई महीने की जांच पड़ताल के बाद भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि कहीं स्टीवन कुबाकी ने अपनी गुमशुदगी का नाटक तो नहीं किया था। अब सवाल यह है कि 23 साल का वो स्कीयर अचानक ही कैसे गायब हो गया था और फिर 1 साल बाद कहां से लौट आया। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था, ये भी पता नहीं था कि वो कितने समय तक गायब रहे थे। इन सवालों का जवाब दे रहे हैं पुलिस के एक पूर्व डिटेक्टिव जो बाद में लापता लोगों की जांच करने वाले बन गए, डेव पिलाइडिस। डेव बोल रहा हूं। पिछले 9 सालों से डेव दुनिया में लापता होने वाले लोगों के कुछ बड़े ही चौंका देने वाले मामलों की जांच कर रहे हैं। इनके मुताबिक पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से लोग बड़े पैमाने पर इस तरह से गायब हो रहे हैं और उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में मालूम होगा, जहां से शिप्स और प्लेन्स गायब होते हैं, मगर बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से लोग गायब हो जाते हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल से। उन जगहों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार नजर आती हैं। हम वहां सर्च डॉग्स भी ले गए, ब्लड हाउंड्स को, लेकिन उन्हें कोई गंध नहीं मिली। प्रोफेशनल ट्रैकर्स को बुलवाया गया पर वो भी पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक नहीं कर पाए। कई बार लोगों के गायब होने से पहले मौसम बहुत खराब हो गया था। कई बार लोग पानी के किसी जलाशय के पास से गायब हुए या वैसी ही किसी जगह पर मिले। कई मामलों में तो गायब शख्स ऐसी जगह पर मिला जहां एक नहीं कई बार उसे ढूंढा गया था, और ये सब देखकर तलाश करने वाले भी अपना सर पीटते। गुमशुदा लोगों के हजारों मामलों की तहकीकात करने के बाद डेव पिलाइडिस ने सिर्फ अमेरिका में ही 59 ऐसे हॉटस्पॉट्स ढूंढ लिए हैं
वो जगहें जहां से लोग बिना किसी कारण गायब हो जाते हैं। इन जगहों पर अमेरिका की दूसरी जगहों के मुकाबले इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। हम जो काम करते हैं उसमें बहुत कम ही ऐसा होता है जब लापता इंसान जिंदा मिल जाए, लेकिन उन जगहों से गायब हुए लोगों के ज्यादातर मामलों में लापता शख्स को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे गायब हुआ और वो कहां गया था। मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे कई आला दर्जे के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट से मिलने का मौका मिला और उनसे बातचीत के दौरान अक्सर पोर्टल्स की बात आ जाती थी। जवाब में वो फिजिसिस्ट्स कहते कि इन पोर्टल्स को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। क्या ये नहीं हो सकता कि जो लोग इन टाइम टनल पोर्टल से होकर गुजरते हैं उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनकी मेमोरी में कुछ रहता ही नहीं। उन्हें तो लगता है कि जो हुआ वो बस अभी हुआ है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं और मैं तथ्यों पर ज्यादा यकीन करता हूं। मैं कोई राय नहीं बनाता, कोई थियरी नहीं देता, और मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि मुझे कहां जाना है और किन लोगों से बात करनी है। लेकिन जब हम किसी वैज्ञानिक से बात करते हैं तो उसकी बात को हम टाल नहीं सकते, और तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या मानव सभ्यता अब एक बहुत बड़ी खोज की कगार पर है? एक ऐसी खोज जिससे न सिर्फ ये साबित होगा कि ब्लैक होल्स सिर्फ गहरे अंतरिक्ष में ही नहीं बनते, बल्कि यहाँ पृथ्वी पर भी बनते हैं। इसके जवाब में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस उस रिसर्च की तरफ इशारा करते हैं जो अंतरिक्ष या पृथ्वी की किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में की जा रही है। 3 सितंबर 2013 ETH ज्यूरिख और मायामी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। उनकी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने समंदर में कई गोलाकार पैटर्न्स ढूंढ निकाले हैं जिन्हें एडीज यानी भंवर कहते हैं। ये अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स के बराबर की ही होती हैं। मुख्य धारा के वैज्ञानिक अब अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर ये ब्लैक होल्स शुरू से ही थे? सिर्फ समंदरों में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी। कुछ लोग कहेंगे कि हम ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर यह बकवास है। हमें ब्रह्मांड में ब्लैक होल कैंडिडेट्स नजर आते हैं और उनका बर्ताव कुछ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। पता लगा कि जब हम वोटिसीज के मैथमेटिक्स को देखते हैं तो हमें उसमें एक व्यापकता नजर आती है, और वो हम अपने घर में बाथटब का प्लग निकालने के बाद देख सकते हैं। वही बात हमें हरिकेन्स और ट्विस्टर्स में भी नजर आती है। उन सभी में कुदरत की व्यापक खूबी नजर आती है। हम एक यूनिफाइड इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पेस टाइम का एक ऐसा समाधान ढूंढ रहे हैं जिससे एक पोर्टल खुले, एक वोर्टेक्स पोर्टल, और हम एक दूसरे स्टार सिस्टम तक जा सकें, वो भी आसानी से। और उसके लिए हमारे पास उस एनर्जी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो उस ब्लैक होल के लिए जरूरी है। लेकिन वैज्ञानिक अब ये पता लगाने लगे हैं कि हम उन ब्लैक होल्स के जरिए समय और दूरी तय कर सकते हैं, न सिर्फ अंतरिक्ष में बल्कि यहां पृथ्वी पर भी। मगर क्या उन्हें अपने नियंत्रण में भी रखा जा सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस तो मानते हैं कि हां, रखा जा सकता है। उनका कहना है कि पृथ्वी के उन ब्लैक होल्स पर सदियों से नियंत्रण रखा जा रहा है, और ये काम वो जीव कर रहे थे जो इस दुनिया के भी नहीं थे। हमें ये सोचना होगा कि पृथ्वी पर इन वोर्टेक्स वाली जो जगहें हैं वो हमारे काम की हैं, और अगर परग्रही और दूसरे लोग इन वोर्टेक्स एरियाज को अपने हिसाब से चला सकते हैं तब तो हम भी चला सकते हैं। फिजिसिस्ट्स हमेशा से हमारे खूबसूरत और अनोखे ब्रह्मांड के बारे में बातें करते रहे हैं, मगर पृथ्वी भी कम अनोखी और खूबसूरत नहीं है। हो सकता है कि पृथ्वी के ये ब्लैक होल्स हमारे लिए ब्रह्मांड में जाने के रास्ते खोल दें। वैसे तो ये बात साइंस फिक्शन की लगती है, लेकिन सच कहें तो ये असल में साइंस फैक्ट और साइंस फिक्शन की सरहद है, और हम इन बातों से इनकार नहीं कर सकते। अब हमें पता लग चुका है कि पृथ्वी पर भी ब्लैक होल्स हैं। तो क्या अब हम इतिहास के उन सवालों के भी जवाब दे सकते हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले?
जो सवाल अचानक गायब होने वाली घटनाओं से ही नहीं जुड़े बल्कि परग्रहियों के पृथ्वी पर आने से भी जुड़े हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज के मुताबिक अब मानव सभ्यता एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसा भविष्य जिससे हमारा समय और अंतराल में सैर करने का सपना पूरा हो जाएगा और तब हम अपने प्राचीन पूर्वजों से संपर्क करके अपने अतीत के बारे में भी जान सकेंगे।